साथ चाय बेचने की भी एक कहानी बनाई गई, यानी कि गरीबी बेचने का एक कहानी 94 पन्ने की रिपोर्ट है। और इसमें भारत की उस नैतिकता को, उस आदर्श, जब यहूदियों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, पूरा विश्व इनके साथ खड़ा था। उस दिन पर जाइए, 10 मई 2025, आपके चैनल पे इनका नाम जरूर पढ़ लेना चाहती हूँ। सूबेदार में शहादतें हुई, इसको सरकार ने और खास तौर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। और मुद्दे की बात तो ये है कि 94 पन्नों की एक रिपोर्ट आती है, लेकिन साहेब अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। देश की विदेश नीति क्या है, साहेब से पूछिए, साहेब का एक जवाब, होठों पर उंगली। देश की रक्षा नीति क्या है, साहेब से पूछिए, साहेब का एक जवाब, होठों पर उंगली। लेकिन एक रिटायर्ड जज ने, जो एक जांच आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने 94 पन्नों की एक रिपोर्ट लिख दी। भारत के रिटायर्ड जज यूएन में लिखते हैं 94 पन्नों की रिपोर्ट, और मोदी जी की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी भी एक लेख लिखती हैं और बकायदा मोदी सरकार एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो जाती है। लेकिन सवाल इससे आगे का है, कटघरे में खड़े हो जाएं, रिपोर्ट आ जाए, आरोप लग जाए, इससे फर्क कहां पड़ता है? बेशर्मी का दौर है, निर्लज्जता का दौर है, या फिर कि हेमंत अत्री जी कई बार कहते हैं, एक नया शब्द उन्होंने दिया है, सर्वनिरपेक्षता का दौर है। अब ऐसे में चर्चा करनी लेकिन जरूरी है, हमारा काम है चर्चा करना, आपको मुद्दों से अवगत कराना, तो हम अवगत कराएंगे। और हमारे साथ आज हमने दावत दी है, एक खास मेहमान है जो लंबे समय तक एयरफोर्स में रही, यानी कि आप समझ गए होंगे, किसी और का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम। हमारे साथ जुड़े अनमा आचार्य जी, तो सीधे अनमा जी के पास चलते हैं और अनमा जी से आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत है अनमा जी आपका। बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैम, सवालों की तरफ चले उससे पहले, जब मूल सवालों की तरफ चले उससे पहले, जो हमें दिख रहा है, जो हमें लग रहा है, चर्चा वहां से आज शुरू करेंगे। ये सर्वनिरपेक्षता का दौर, ये बेशर्मी का दौर इस तरीके से हावी क्यों है? और अगर है तो ऐसे में कांग्रेस करेगी क्या? सोनिया जी का ये दूसरा तीसरा लेख आया है आज। ये लेख है गजा में जिस तरीके से, फिलिस्तीन में जिस तरीके से, गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजराइल लगातार जेनोसाइड कर रहा है उस पर। और ये लेख तब आया है जब एक रिटायर्ड जज एस मुरलीधर, भारत के रिटायर्ड जज, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने 94 पन्नों की रिपोर्ट बकायदा छाप दी है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी तो नेतन्याहू और अडानी के प्यार में इतने समर्पित हैं, राहुल गांधी कहते हैं ना सरेंडर, तो सरेंडर शब्द ज्यादा बेहतर है। वो इतने सरेंडर हैं कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो आप लोग कीजिएगा क्या? लेख लिख लीजिए, आरोप लगा लीजिए, सवाल उठा लीजिए, जवाब तो मिलेगा नहीं। देखिए, ये जो समय है इसमें एक तो जवाबदेही नहीं है, और सरकार बिल्कुल मनमानी पर उतारू है, और ये अचानक नहीं हुआ। ये देश की जनता को एकदम से, जब नरेंद्र मोदी आए तो मीडिया का एक जो चमकदार चेहरा मीडिया ने बना के दिखाया, और इसके पहले, उससे भी पहले एक कंपनी थी एप्को वर्ल्ड वाइड। एप्को वर्ल्ड वाइड एक अमेरिकी कंपनी थी जिसने गुजरात मॉडल नाम का एक आइटम तैयार किया, और इस गुजरात मॉडल के साथ साथ चाय बेचने की भी एक कहानी बनाई गई, यानी कि गरीबी बेचने का, एक कहानी बेचने का, एक सपना बेचने का बहुत बड़ा एक साजिश थी एक लोकतंत्र के साथ, और पूरा का पूरा लोकतंत्र इस चपेट में आया। सारे लोग जो हम और आप हैं, जब 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे तो एक बारगी लगा था कि क्या पता देश में कुछ बिल्कुल ही नया और अच्छा होने वाला है। लेकिन धीरे 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 जो आरएसएस का एक, देखो, चूंकि आप और मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं, तो बहुत लाउड होना, बहुत वोकल होना, बहुत ज्यादा जोर शोर से अपनी बात कहना, ये आरएसएस के स्कूलों में भी सिखाया जाता है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के नाम पर डंडा भी चलता है, ये भी आपने देखा है। तो इस करके लोगों ने जब इस बात को समझते समझते उस समय तक देर हो गई थी।
अच्छा देर भी कितनी, 2019 में शायद सत्ता बदल जाती, लेकिन पुलवामा हुआ और पूरे लोग एक बार फिर उसी देश प्रेम और राष्ट्रवादिता की चपेट में आ गए। आज भी जब पुलवामा का कोई पड़ताल नहीं हुई है, किसी तरह का कोई व्हाइट पेपर सरकार ने जो दिया नहीं है और इसके बारे में विपक्ष बार-बार मांग करता रहा है। तो ऐसे में भारत अब अपने प्रारब्ध के हवाले है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ, विपक्ष केवल जनता को दिशा देने का काम करता है। विपक्ष सत्ताएँ नहीं बदल सकता। लोकतंत्र में जनता ही, लोग ही इसकी मुख्य कुंजी है और लोग ही सत्ता बदलते हैं। लोग चाहते हैं तो सत्ता बदलती है, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं इसमें लोग चाहें भी तो आने वाले मुझे कई सालों तक ऐसा लगता है कि सिस्टम इस तरह से टेम कर लिया गया है, पालतू बना लिया गया है कि जनता को भी, अगर जनता, क्योंकि आज आप और हम देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं, इनफैक्ट जो पुराने नरेंद्र मोदी फॉलोअर्स थे या उनके प्रशंसक थे वो भी आजकल खुल के सामने आ रहे हैं। तो लोग अब चाहेंगे तो भी सिस्टम इस कदर उसने अपनी मजबूत जंजीरों से जकड़ लिया है पूरे प्रणाली को, पूरे चुनाव तंत्र को, कि क्या पता अब इस देश में कभी लोकतंत्र दोबारा बहाल होगा या नहीं होगा। एकाध राज्य कभी किसी दूसरी पार्टी को मिलता रहेगा शायद, लेकिन जनता जिस दिन चाह लेगी, जनता जो जिसमें बीजेपी और कांग्रेस और पूरे लोग, पूरे देश के लोग शामिल हैं, तभी कुछ हो पाएगा। विपक्ष अपना काम करता रहेगा, विपक्ष लेख भी लिखेगा, विपक्ष आंदोलन भी करेगा, विपक्ष इस तरह से मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताएगा, लेकिन अंत में जनता की चेतना ही इस लोकतंत्र को सही दिशा देगी। और तब तक मुझे बहुत खास उम्मीद नहीं लगती, पर यह उम्मीद जरूर है कि इस देश का लोकतंत्र अपने आप को रिक्लेम जरूर करेगा। ठीक बात है मैम। इससे पहले सोनिया जी ने द हिंदू में आर्टिकल लिखा था। उस वक्त भी उस आर्टिकल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई आप तो जो है वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को कहीं ना कहीं आप असफल दिखा रहे हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर जो जिस तरीके का आज की तारीख में है उस स्थिति में आप जो है भारत को डिफेम कर रहे हैं। आज एक बार फिर सोनिया जी ने द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है और उसका टाइटल है इंडिया रिमेन साइलेंट ऑन गाजा, द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू स्पीक। और शुरुआत में ही सोनिया जी इसमें कहती हैं कि भाई एक अनइंडिपेंडेंट बॉडी उसने बकायदा एक जांच करी और उस जांच में एक बार फिर इजराइल पे सवाल उठे, जेनोसाइड की बात। इस आयोग की अध्यक्षता को और नहीं एस मुरलीधर जी कर रहे थे, जस्टिस एस मुरलीधर। अब सवाल ये, 94 पन्नों की रिपोर्ट है, 94 पन्नों में खुल करके जो इजराइल कर रहा है फिलिस्तीन में उस पर बात की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और तस्वीर देखने को हमें मिलती है। रक्षा सौदे होते हैं, होते किसके साथ हैं? इजराइल के साथ होते हैं। बीच में कौन रहता है? अडानी जी रहते हैं। हाइफा पोर्ट भी वहां पर संचालित कर रहे हैं अडानी जी। तो जहां पर इतने बड़े बड़े इंटरेस्ट साहेब के दोस्त के हों, और साहेब खुल करके एक और आदमी है जिसको दोस्त कहते हैं, वो आदमी कोई और नहीं, नेतन्याहू है, जिसने पूरी दुनिया को आज की तारीख में एक बड़े संकट के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है ऐसे में कि जहां पर अडानी जी का इतना बड़ा इंटरेस्ट हो, आपको लगता है कि लेख लिखने से या 94 पन्नों की रिपोर्ट आने से मोदी जी अब कुछ बोलेंगे, या क्या कांग्रेस डिमांड करेगी मोदी जी मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए? मॉनसून सेशन आने वाला है और हम तो जैसा पहले के सेशंस में देख चुके हैं कि कोई भी ऐसी बात जिससे देश की नैतिकता या देश की जिम्मेदारी सामने आती है, इस पर चर्चा नहीं होती। तो अगर चर्चा होगी तो कांग्रेस डेफिनेटली इस पर बात करने के लिए सरकार को मजबूर कर पाएगी। लेकिन अभी मानसून सत्र इसलिए आ रहा है कि जो मोदी सरकार का एक नीचा उसे देखना पड़ा था कुछ समय पहले, एक बिल जिसे वो डिलिमिटेशन के नाम पर ला रहे थे, लेकिन उसका मेन उद्देश्य दक्षिण भारत को किनारे कर देना है और जो निर्णय की प्रक्रिया में दक्षिण भारत का रोल बिल्कुल नगण्य कर देना है। उस बिल को पास कराने की उनकी एकमात्र मंशा रहेगी, जिसके लिए उन्होंने बहुत जोड़-तोड़ की है। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ी-सी बात करें। 94 पन्ने की रिपोर्ट है और इसमें भारत की उस नैतिकता को, उस आदर्शवाद को, उस विदेश नीति को, हर चीज को सामने लाया गया है। उसको मानवीयता के आधार पर भी इस लेख को हम पढ़ सकते हैं
किस तरह से हमारी विदेश नीति धीरे-धीरे फेल होती चली जा रही है, उस पर भी हम पढ़ सकते हैं और किस तरह एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और गुटनिरपेक्ष देशों के एक समय शिखर रहे हमारे देश की जो नीतियां हैं, कैसी वो अलग-थलग लोगों के बीच में, विश्व के बीच में हम किस तरह से नीचे जाते चले गए, उस पर भी ये चर्चा है। तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि एक अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई, उसका मैं ज़िक्र आम तौर पर नहीं करती, लेकिन एक आदित्य शर्मा नाम का नाविक एक अमेरिका की बमबारी में हमारे जहाज़ों के ऊपर जो बमबारी हुई थी, उसमें मारे गए। तो हिमाचल के उनके पिता हैं। उनके पिता ने ही कुछ समय पहले गज़ा में जो लोग मारे जा रहे थे, उनके ऊपर टिप्पणी की थी कि बहुत अच्छा हो रहा है ये मारे जा रहे हैं, इनको मारा जाना चाहिए, इनकी नस्ल मिट जानी चाहिए। इस तरह का उन्होंने कहा था और अंत में हुआ ये कि उनके अपने बेटे आदित्य शर्मा को की मौत अमेरिका की बमबारी से हुई। हम भारत के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो लोग हिंदू धर्म को फ़ॉलो करते हैं, वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, पाप और पुण्य में भी विश्वास करते हैं। तो अगर हम हमारी अपनी सोच इस तरह पाप से भरी होगी, इस तरह से हिंसा से भरी होगी, इस तरह से किसी का खात्मा करने से भरी होगी, तो हमारे देश को उसका कभी भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो हमारे देश में हो ही हुँ, रहा है, हमारे यहाँ राम मंदिर में लूट हो गई, तो जैसे-जैसे देश नैतिकता की सीढ़ियों से नीचे गिरता चला जा रहा है और उसमें देश क्रूर होता चला जा रहा है, ज़हर और नफ़रत से भरता चला जा रहा है, आपस में वैमनस्य बढ़ गया है, हिंदू-हिंदू भी अगर आप कहेंगे तो उसमें भी बीजेपी, कांग्रेस में बँट गए हैं लोग। तो ऐसे समय में ये जब लेख सोनिया जी ने लिखा है, ये हमारे उस मोराल को वो चुनौती दे रही हैं, वो उस मोराल का आह्वान कर रही हैं, उस नैतिक मूल्य का आह्वान कर रही हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, लड़के जो मारे गए हैं, उनकी गर्दनों पे, उनके पेट में, उनकी छाती पर गोली के निशान हैं। यानी इज़राइल का इरादा समूल नष्ट करना है फिलिस्तीनी बच्चों से लेकर उनकी पूरी पीढ़ी को। क्या हमारा धर्म, कोई सनातन धर्म या कोई सिख धर्म, इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म, इस तरह की बात की कोई पैरवी करता है? लेकिन यहूदी धर्म शायद, क्योंकि उसी का नाम लेके नेतन्याहू अपने देश के लोगों को ही इस तरह का क्रूर बना चुके हैं। एक समय ये यहूदी ऐसे लोग थे जो दूसरों के सामने अ, बहुत कमज़ोर हो चुके थे। जर्मनी ने चुन-चुन के इनको मारा था, लेकिन ये बदले की आग से भरे हुए लोग लगते हैं। समय दुनिया इनके साथ लेकिन खड़ी हुई। उस समय हाँ, दुनिया हम इनके साथ खड़ी हुई। बिल्कुल, जब यहूदियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, पूरा विश्व इनके साथ खड़ा था। आज ये खुद नाइंसाफ़ी पे उतर आए हैं और ये बहुत शर्मनाक बात है। पर हाँ, इस बात का मुझे बहुत कहना चाहिए कि थोड़ा इसको मैं गर्व कह लूँ क्योंकि इन सब जो हो रहा है, इस पे तो हम सब बहुत बुरी तरह से ये एक ऐसी चीज़ है कि अंदर से द्रवित कर जाती है। लेकिन हमारे एक जो यूनाइटेड नेशंस का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके जो अध्यक्ष हैं और वो हमारे एस मुरलीधर जो हमारे प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति रह चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को दोहराया है कि इज़राइल की कार्यवाहियों का जो उद्देश्य है वो गाज़ा में बच्चों के अस्तित्व को, पूरी कौम के अस्तित्व को नष्ट करने का है। तो जब हमारे यहाँ के लोग विश्व के पटल पर आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार का पूरी तरह का मौन या जब भी बोलना है तो उसके नरसंहार के खिलाफ बोलना, ये भारत की भारतीयता को, भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में चला जाता है। ठीक बात। मैम, अब चर्चा को हम दूसरे हिस्से में भी लेकर के चलते हैं। हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सरेंडर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी बातें हुई। उनमें से एक बात यह भी थी कि क्या कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं क्या राफेल की। और राफेल की कैजुअलिटी की जब बात हुई तो राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया। भारतीय सेना की तरफ से जो बयान आया उसमें भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि देखिए, कैजुअलिटीज होती हैं, नुकसान होते हैं, युद्ध चलता है तो दोनों तरफ नुकसान होते हैं, हम उस नुकसान की जानकारी नहीं दे सकते। ट्रंप 6 बार 7 बार बोल चुके, शायद ज्यादा बार इस बात को दोहरा चुके कि भाई दोनों तरफ से 5-6 जहाज गिरे थे। उन्होंने ये नहीं कहा दोनों तरफ से, उन्होंने कहा 5-6 जहाज गिर रहे थे। अब अमित मालवीय का एक ट्वीट आता है और ट्वीट इस आधार पे आता है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो इकोसिस्टम है उनका वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्रिज सपोर्ट सभी 36 विमानों के लिए वो ऑर्डर किया गया है।
उसकी डील की गई है कि भाई हमें इसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। अब इस डील के बाद से लोग कह रहे हैं कि भाई राफेल तो गिरे ही नहीं थे, देखिए हमने 36 के लिए डील साइन की है। चूंकि आप वायुसेना में नहीं है तो आप इस खेल को बखूबी समझती हैं। कल भी आपसे इस पर हमारी चर्चा हुई थी थोड़ी सी। आज जरा दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या घालमेल हो सकता है। ये छिपाना, पर्दा डालना, ये तो खैर मोदी जी की आदत है। देखिए, ट्रंप कम से कम 73 बार तो ये बोल चुके हैं कि सीज फायर कराया, और 7-8 बार जो आपने कहा वो भी कह चुके हैं कि 6 जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, इस तरह की बातें कर चुके हैं। अब आप उस दिन पर जाइए, 10 मई 2025, जिस दिन सीज फायर हुआ था, उस दिन हमारा नुकसान हुआ है, इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, पर ढका छिपा के। तो उसके बाद जब ट्रंप ने कह दिया सीज फायर हो गया, उसके बाद हमारे सरकार के विदेश विभाग से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव ने आके कहा कि सीज फायर कर दिया गया है, पर पहले ट्रंप ने कहा था। अब दिक्कत यह है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जब सिंगापुर गए और राइटर्स ने उनसे सवाल पूछा, क्या आपका नुकसान हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ हुआ है। क्या आपका नुकसान 2 एयरक्राफ्ट से ज्यादा हुआ है, उन्होंने कहा हाँ 2 से ज्यादा हुआ है। तो पत्रकार को उन्होंने जब एग्जैक्ट संख्या बताने से इनकार कर दिया, तो पत्रकार ने पूछा अच्छा क्या आपके 6 जहाज गिरे हैं, तो उन्होंने कहा 6 से कम गिरे हैं। दूसरी बात हुई इंडोनेशिया के जकार्ता में, जब कैप्टन शिव कुमार अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वहां एक सवाल आया, तो उन्होंने कहा हमारा नुकसान इसीलिए हुआ कि हमें ये कहा गया था कि ना हम नागरिक ठिकानों पे और ना ही मिलिट्री ठिकानों पे कोई अटैक कर सकते हैं, इसलिए हमें जहाजों का नुकसान हुआ। तो ये 2 अधिकारी जब बोल चुके थे, तब अगर कांग्रेस के लीडर और हमारे एलओपी ने ये सवाल पूछा, तो ये सवाल बहुत जायज सवाल है। अब रक्षा मंत्री ने संसद में जब ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें ना तो किसी जहाज का और ना ही किसी सैनिक का नुकसान हुआ है, और उस घटना के कुछ दिनों के बाद, 13 महीने के बाद शहीदों की लिस्ट आती है कि 6 शहीद जो हैं वो उसमें शहादत, ऑपरेशन सिंदूर में वो शहादत उनकी हुई थी, और सरकार ने गुपचुप उनके लिए जो वीरता पुरस्कार होते हैं वो घोषित कर दिए। मैं आपके चैनल पे इनका नाम जरूर पढ़ लेना चाहती हूँ। सूबेदार मेजर पवन कुमार, ये 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के थे। लांस नायक दिनेश कुमार, ये इनको वीर चक्र मिला। 4 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के थे। फिर एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, ये 851 लाइट रेजिमेंट के थे। हवलदार सुनील कुमार सिंह, ये फील्ड वर्कशॉप कंपनी के थे। और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, जो वायुसेना पदक इनको मिला है, वीएम मिला है, वायुसेना मेडल, ये 39 विंग के थे। तो हमारे जो शहादतें हुई, इसको सरकार ने और खास तौर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 13 महीने तक पूरे देश से छिपा के रखा। जिन शहीदों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना था, जिनके परिवारों को इसका गौरव उसी समय मिलना था, उसको 13 महीने के बाद सरकार ने बताया, और इसके पहले राजनाथ सिंह पूरा झूठ संसद में बोल चुके थे। तो मैं इसे राष्ट्रद्रोह मानती हूं। हमारे देश की सेना के सैनिकों की शहादतों को छिपाना राष्ट्रद्रोह से कम नहीं होता। अब हम आते हैं राफेल पर। देखिए, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अमेरिका का F-16 जो कि पाकिस्तान की सेना में था, उसे गिराया था, और हमारी वायुसेना ने उसका प्रूफ बताया था किस तरह से बीप आ रहा था, और वो बीप अचानक एक जगह से गायब हो जाता है। उस समय मेरे ख्याल से एयर वाइस मार्शल आरजी के कपूर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पूरे जहाज हमारी इन्वेंट्री में मौजूद हैं, और अमेरिका ने इसकी तस्दीक कर दी थी। तो इसका अर्थ ये है कि जहाज अगर गिर भी जाए, जब तक उसको प्रक्रियाओं के द्वारा 3-4 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, उसके द्वारा जब तक आप इन्वेंट्री से राइट ऑफ नहीं करेंगे, तब तक उसे इन्वेंट्री पर माना जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि मुझे एक शक होता है, जब भारतीय वायुसेना ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था परचेज का, उसमें एक क्लॉज था परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि किसी भी समय पर फ्रांस की दासो एविएशन की जिम्मेदारी होगी कि 75% एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विसेबल रहेंगे। तो कब से सर्विसेबल रहेंगे? जब पहला एयरक्राफ्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस का लागू होना चाहिए कायदे से।
पहला एयरक्राफ्ट 2019 के आखिरी में आया था। तो पहला या 2 एयरक्राफ्ट एक साथ आए थे। तो 19 से 29 तक 10 साल का पीबीएम कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को होना चाहिए। अब सरकार ने ये ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट अभी क्यों लाया? भाई अभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में 3.5 साल हैं, तो अब आप इसको क्यों ला रहे हैं? ये शायद नैरेटिव का हिस्सा है कि एक ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का लगाकर भारत के लोगों को ये कहा जाएगा कि हमने 36 के 36 जहाज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए 36 जहाज हैं। क्या किसी ने 36 जहाज लाइन अप किए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कागजों पर जब तक एयरक्राफ्ट को राइट ऑफ नहीं करती है सरकार, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं मिलता, तब तक उसको हम इन्वेंट्री में मानते हैं। इसलिए सरकार पूरे देशवासियों को धोखा दे रही है कि उसके पास पूरे 36 रफेल मौजूद है। ठीक बात। अनुमति, बहुत टेक्निकल बातें थी और आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल शब्दों में उसको समझाया भी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आता है मन में। देखिए, वो कहते हैं ना कि भाई ठीक है, आज सत्ता में वो हैं और आप विपक्ष में। तो दर्शकों को ये बताइए, अगर सत्ता पक्ष में आज कांग्रेस होती तो गजा को लेकर के जिस तरीके की स्थिति है या ईरान को लेकर के जिस तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है, वो कांग्रेस का मॉडल क्या होता या क्या रहा है? कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा यासिर अराफात किस तरह से भारत के साथ बहुत जुड़े हुए थे, और उसी तरह से कांग्रेस की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा गुटनिरपेक्ष रही है। तो हर देश को उसकी बराबरी, उसकी स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का अधिकार है। जो नेशन स्टेट थ्योरी है कि जिस भी देश की जो बाउंड्री है वो उसके देश की स्वायत्तता के हिसाब से वो उसका अधिकार है। इसलिए कांग्रेस की अगर सरकार होती तो वो जरूर इस चीज को बहुत मुखर होकर कहती कि जो हत्याएं हो रही हैं ये बहुत गलत हो रही हैं, और इन हत्याओं को वो बिल्कुल रोकने के लिए अपील करती। ये कांग्रेस की सरकारें जरूर करती। और गजा में जिस तरह से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नेतन्याहू जिस तरह का अपना तंत्र चला रहे हैं, भारत ने उस समय इसका जरूर विरोध किया होता। ठीक बात है। और मैं तो बस चलते चलते इतना ही कहूंगा कि मोदी जी को चाहिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अटल के स्टेटमेंट को ही देख लें, शायद तब भी अकल आ जाए। कांग्रेस से नहीं सीख पा रहे हैं तो अटल जी से ही सीख लीजिए, वो तो आपके पुरखे हैं। बहुत शुक्रिया मैम, मुद्दा को समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।